नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की एक झलक देते हैं। जी। एक असाधारण सफर, रामेश्वरम की गलियों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का। हाँ, और शुरुआत शायद उनके उस एक विचार से करनी चाहिए जो आज भी गूंजता है। बिल्कुल, सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दे। वाकई। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए उनकी कहानी के अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखते हैं ये दस्तावेज क्या बताते हैं। तो शुरुआत, जैसा आपने कहा, रामेश्वरम से 1931। और शुरुआती जीवन आसान नहीं था, आर्थिक तंगी थी, है ना? सुन में आता है कि अखबार भी बेचते थे। जी हाँ, इन स्रोतों में इसका जिक्र है। पर मुश्किलों के बावजूद सपने बहुत बड़े थे। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी थी उन्हें। अच्छा। और इसके लिए फीस का जुगाड़ करना आसान नहीं था, तो उनकी बहन ने अपने सोने के कंगन और चेन वो गिरवी रख दिए थे। अरे बाप रे, मतलब परिवार का कितना बड़ा त्याग था ये। बिल्कुल, यही त्याग शायद उनकी उड़ान का पहला पंख बना। सही कहा। फिर आता है उनका वैज्ञानिक जीवन। पहले DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जी। और फिर इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। यहाँ से उनकी पहचान बननी शुरू हुई, है ना? हाँ, खास तौर पर इसरो में वो भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। SLV-3, ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। बहुत बड़ी, और चुनौतियां भी थीं। स्रोत बताते हैं कि 1979 में पहली कोशिश वो असफल रही थी। ओह। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। डॉक्टर कलाम ने उन्हें संभाला, और फिर 1980 में SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचा दिया। क्या बात है! भारत के लिए ये तो मतलब एक ऐतिहासिक पल था। बिल्कुल, हम उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गए जो अपना सैटेलाइट खुद लॉन्च कर सकते थे। और यहीं से मिसाइल मैन बनने का रास्ता भी खुला। अग्नि, पृथ्वी, ये नाम। हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो वापस DRDO गए और उन्होंने भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP को लीड किया। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये सब मिसाइलें इसी प्रोग्राम का हिस्सा थीं। वाकई मिसाइल मैन नाम बिल्कुल सही बैठता है। जी। और फिर 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण। हाँ, पोखरण 2, उसमें भी उनकी भूमिका अहम थी। बहुत अहम। वो उस वक्त प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे, और इस पूरे ऑपरेशन में उनकी एक केंद्रीय भूमिका थी। इन परीक्षणों ने भारत को एक परमाणु शक्ति बना दिया। और शायद इसी के बाद उन्हें भारत रत्न भी मिला उसी साल। जी हाँ, 1997 में घोषणा हुई थी, और 1998 में ये सम्मान मिला, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये तो हुई उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां। लेकिन फिर 2002 में एक बिल्कुल अलग भूमिका, भारत के राष्ट्रपति। हाँ, 11वें राष्ट्रपति। और यहाँ भी वो अलग थे। इन दस्तावेजों में उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया है। जनता का राष्ट्रपति? ऐसा क्यों? क्या खास था उनके कार्यकाल में? असल में वो पारंपरिक राष्ट्रपति की छवि से बिल्कुल हटकर थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए खोल दिए। अच्छा। वो लगातार स्कूलों, कॉलेजों में जाते थे, युवाओं से मिलते थे, उनसे पूछते थे, तुम्हारा सपना क्या है? वो हमेशा खुद को पहले एक शिक्षक मानते थे। हाँ, उनकी सादगी, उनका ज्ञान के प्रति लगाव, ये बातें तो बहुत सुनने को मिलती हैं। और उनकी किताबें भी, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, स्रोत बताते हैं कि ये आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं कह रहे थे, वो देश के युवाओं को एक दिशा दे रहे थे। एक किस्सा और है इन स्रोतों में, उनके इंजीनियरिंग के दिनों का। हाँ। बताइए, एक प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ तो उनके प्रोफेसर बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, बस 3 दिन और मिलेंगे, अगर नहीं हुआ तो तुम्हारी स्कॉलरशिप चली जाएगी। ओह, काफी दबाव रहा होगा। बहुत। कलाम और उनकी टीम ने, कहते हैं, लगभग 48 घंटे बिना सोए, बिना रुके काम किया और प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। अरे वाह। प्रोफेसर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैं जानता था मैं तुम्हें बहुत कम समय दे रहा हूं, मैं बस देखना चाहता था कि तुम दबाव में कैसे काम करते हो। ये दिखाता है कि उनमें हार न मानने का जज्बा शुरू से था। वाकई कमाल है। और उनका जीवन समाप्त भी कुछ इसी तरह हुआ, ज्ञान बांटते हुए। हाँ, 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, और उनके आखिरी शब्द थे, ड्रीम, ड्रीम, ड्रीम। और वही मंच पर। हाँ, वही मंच पर उन्होंने अंतिम सांस ली। और एक बात जो ये स्रोत उभारते हैं कि उन्होंने अपने पीछे कोई बड़ी जायदाद नहीं छोड़ी, न घर, न जमीन, न गाड़ी, कुछ भी नहीं, बस किताबें। हाँ, कुछ किताबें और अनगिनत लोगों के दिलों में बसी प्रेरणा। उनका वो कहना याद आता है, अगर सूरज की तरह चमकना है
तो पहले सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद सार यही है कि डॉक्टर कलाम का जीवन एक साधारण शुरुआत से असाधारण ऊंचाई तक पहुंचने की कहानी है। हाँ, दृढ़ संकल्प, सपनों की ताकत और ज्ञान के प्रति अटूट समर्पण के बल पर। और अंत में स्रोत एक बहुत गहरी बात कहते हैं, उन्हीं के शब्दों में। जी, मैं फिर लौटूंगा, किसी बच्चे की आंखों में सपना बनकर, किसी युवा की सोच में आग बनकर और किसी देशभक्त की सांसों में प्रेरणा बनकर। ये सोचने पर मजबूर करता है कि उनकी ये विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है और कैसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। बिल्कुल, एक ऐसी विरासत जो शायद कभी खत्म नहीं हो।